डियर स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड पेपर 2 साइटोलॉजी में प्लास्टिड्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। प्लास्टिड्स क्या होता है? प्लास्टिड सभी ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट होता है और कवक जैसे प्रोकैरियोट्स कुछ प्लांट्स होते हैं, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, कवक, नीलहरी शैवाल और अधिकांश बैक्टीरिया को छोड़कर सभी सेल्स में, सभी प्लांट सेल्स के अंदर प्लास्टिड्स पाया जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया से बड़े होते हैं और न्यूक्लियस से छोटे होते हैं और हेकल ने इनको नाम दिया था प्लास्टिड इन 1865 में। एब्सेंट इन एनिमल सेल, ये जंतु कोशिका के अंदर अनुपस्थित होते हैं और इनका शेप डिस्कॉइडल या स्पेरिकल शेप होता है। इनकी संख्या और जाति और वातावरण के अनुसार अलग अलग होती है, भिन्नता पाई जाती है। और प्रत्येक लवण जो होता है, प्रत्येक लवक एक झिल्ली जैसे आवरण से घिरा रहता है। लवक के अंदर प्लाज्मा पाया जाता है और अल्प मात्रा में केंद्रक की तरह इसका भी स्वयं का न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लिक अम्ल होता है। ये जीवित संरचनाएं हैं और विभाजन के द्वारा संख्या में बढ़ती हैं, इनमें वृद्धि होती है। और इन प्लास्टिड्स की उत्पत्ति जिन प्री एग्जिस्टिंग सेल से होती है उनको प्रोप्लास्टिड्स कहते हैं। लवकों का वर्गीकरण में उपस्थित लवणकों के आधार पर इनको दो प्रकार से वर्णकों को विभाजित किया जाता है। फर्स्ट है क्रोमोप्लास्ट, जिनको वर्णी लवक कहते हैं, और सेकंड है ल्यूकोप्लास्ट, जिनको अवर्णी लवक कहते हैं। अवर्णी लवक में फिर वापस जो वर्णी लवक जो होते हैं, फोटोसिंथेसिस की सक्रियता के आधार पर इनको फिर आगे तीन पार्ट्स में बांटा जाता है, क्लोरोप्लास्ट, फियोप्लास्ट और रोडोप्लास्ट। मतलब किस प्रकार से ये फोटो प्रकाश संश्लेषण के अंदर सक्रिय हैं या निष्क्रिय हैं, इनको फिर दो भागों में कलर्ड पिगमेंट फिर डिवाइडेड हो जाते हैं। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव जो होते हैं वो कौन से होंगे और इनएक्टिव कौन से होंगे। तो फोटोसिंथेटिक एक्टिवली जो कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं वो होते हैं क्लोरोप्लास्ट, फियोप्लास्ट एंड रोडोप्लास्ट, जिसमें से क्लोरोप्लास्ट जो है वो हायर प्लांट्स एंड ग्रीन एल्गा में पाए जाने वाला ग्रीन प्लास्टिड्स होता है, और फियोप्लास्ट जो होते हैं ये पीले या भूरे रंग के शैवाल या डायटम एंड डायनोफ्लेजिलेट्स में पाए जाते हैं, और रोडोप्लास्ट जो होते हैं ये लाल शैवाल के अंदर पाए जाने वाले लाल रंग के लवक होते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट होते हैं ये फोटोसिंथेटिकली एक्टिव होते हैं, और फोटोसिंथेटिकली इनएक्टिव जो होते हैं क्रोमोप्लास्ट, उनको वो प्रकाश संश्लेषण में भाग नहीं लेते, लेकिन इनके इन लवकों के कारण फूलों और फलों का रंग स्पेशल, मतलब विभिन्न रंगों का रंग पाए जाते हैं, विभिन्न रंग के होते हैं। सेकेंड है प्लास्टिड्स जो होते हैं, सेकेंड प्रकार के अवर्णी लवक जिनको होते हैं, जिनको ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। ये कलरलेस पिगमेंट होते हैं और इनको अमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट और एलेरोप्लास्ट भी कहते हैं। और ये ज्यादातर ये जो अवर्णी लवक जो हैं ये भूमिगत अंडरग्राउंड स्टोरेज ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, जैसे जड़ों में और तने की कोशिकाओं में। ये पौधों के उन अंगों पर पाए जाते हैं जिन पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती, प्रकाश नहीं पहुंच पाता। अतः इसके अलावा ये पैरासाइट्स और सैप्रोफाइट में भी पाए जाते हैं। इनकी उत्पत्ति हरित लवकों में जब म्यूटेशन हो जाता है, म्यूटेशन के कारण, तो अगर हरित लवक में म्यूटेशन हो गया तो वो ल्यूकोप्लास्ट में चेंज हो जाते हैं। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट का, ये जो हरित लवक है क्लोरोप्लास्ट जिसको कहते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट कोशिकाओं प्रकाश संश्लेषण के साइट होते हैं। इट इज द इम्पॉर्टेंट साइट ऑर्गन एंड इट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, जिनमें जो पादपों के अंदर केमिकल एनर्जी को, जो सौर ऊर्जा को केमिकल एनर्जी में बदलने का काम करते हैं। मतलब जो लाइट एनर्जी है उसको वो रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम करते हैं। और इनका शेप जो होता है डिस्कॉइडल शेप होता है, स्पेरिकल शेप होता है। और कुछ जो शैवालों में ये सॉसर शेप भी होते हैं, प्यालीनुमा होते हैं, रेटिकुलेट होते हैं, रिबन शेप्ड होते हैं, स्पाइरल और ताराकार हो सकते हैं। उच्च श्रेणी के पादपों के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट मिलता है उसका साइज जो होता है लगभग 4.6 म्यू के तो व्यास के होते हैं और मोटाई 1 to 3 म्यू होती है। द्विगुणित पौधों की तुलना में बहुगुणित पौधों के जो हरित लवक होते हैं वो बड़े होते हैं,
आमतौर पर ये छायादार स्थानों पर उगने वाले पौधों के हरित लवकों में पर्णमोदित अधिक पाया जाता है। ये आकार में सूर्य के प्रकाश में उगने वाले पौधों के हरित लवकों से बड़े होते हैं। जब इनका केमिकल कंपोजिशन क्लोरोप्लास्ट का देखा जाता है तो ये प्रोटीन्स होते हैं, इनमें लिपिड्स भी होते हैं। लिपिड्स मेनली फॉस्फोलिपिड्स है। इसके अलावा क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स, डीएनए, आरएनए प्रेजेंट होता है, कुछ साइटोक्रोम है, विटामिन के एंड ई प्रेजेंट होता है और ये असिमेट्रिकल शेप के होते हैं। जब क्लोरोप्लास्ट को देखा जाता है तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है बीच में मैग्नीशियम अणु के द्वारा क्लोरोप्लास्ट का मुख्य वर्णक जो होता है, मतलब क्लोरोफिल का मेल वर्णक तो है, उसमें क्लोरोफिल होगा और क्लोरोफिल जो होता है वो असिमेट्रिकल होता है, असममित होता है। इसमें एक मैग्नीशियम अणु है और उस मैग्नीशियम के चारों तरफ जो होती है 4 पायरोल रिंग्स होती है। मैग्नीशियम अणु फाइटॉल चेन से बनी हुई हाइड्रोफोबिक पूंछ से जुड़ा रहता है। रासायनिक दृष्टि से जंतु में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन के समान होता है। अंतर यह है कि हीमोग्लोबिन में आयरन होता है और यहाँ पर मैग्नीशियम होता है। इसके अलावा इसमें कैरोटीन और ज़ैंथोफिल हैं। विटामिन ए से संबंधित कैरोटीनॉइड्स होते हैं। कैरोटीन से असंतृप्त हाइड्रोक्रोम की जल विरोधी एक छोटी श्रृंखला होती है, जबकि ज़ैंथोफिल में हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप होता है और इसके अलावा इनमें साइटोक्रोम्स एंड साइटोप्लाज्मिक एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। जब हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जब हम देखते हैं तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा हुआ रचना होती है। ये चिकनी, दोहरी और समतल झिल्ली से आबद्ध कोशिकांग होता है और इसके अंदर 2 तरह की लेयर्स हैं, फर्स्ट मेम्ब्रेन एंड सेकेंड मेम्ब्रेन है और जिनका व्यास जो होता है वो 40 to 60 एंगस्ट्रॉम, दोनों झिल्लियां लगभग 40 to 60 एंगस्ट्रॉम और 3 होती हैं। ये एक इकाई कला द्वारा निर्मित होता है। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होता है जिसको पेरिप्लास्टिक स्पेस कहते हैं और इसके आंतरिक अवयव जो होते हैं वो हेट्रोजेनस होते हैं। इनमें दानेदार पदार्थ तथा प्रोटीन का बना हुआ मैट्रिक्स या स्ट्रोमा मिलता है। तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो उसके 2 पार्ट होते हैं, मैट्रिक्स एंड ग्रेना। मैट्रिक्स को स्ट्रोमा भी कहा जाता है और ग्रेना पार्ट हरित लवक के अंदर स्मूथ डबल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ एक मैट्रिक्स भी होता है, मतलब इसके अंदर ये डबल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ अंदर का पोर्शन जो होता है वो मैट्रिक्स कहलाएगा। मैट्रिक्स में जिसको हम स्ट्रोमा भी कहते हैं और स्ट्रोमा में डीएनए उपस्थित होता है। स्ट्रोमा में लगभग 175 एंगस्ट्रॉम व्यास के माइन्यूट पार्टिकल्स प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्टार्च ग्रेन तथा असमित ऑस्मोफिलिक जो अभिरंजक बूंदें भी पाई जाती हैं। शैवालों में क्लोरोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट, फियोप्लास्ट में नॉन लैमिनेटेड विशेष रचना पाई जाती है। इनको पायरिनॉइड्स कहते हैं। पायरिनॉइड स्टार्च सिंथेसिस के सेंटर होते हैं और इसके अलावा शैवालों में आई स्पॉट भी पाया जाता है। इसमें कैरोटीनॉइड का भी पाया जाता है। सेकेंड पार्ट है मैट्रिक्स के बाद होता है स्ट्रोमा एंड ग्रेना। तो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की जो डार्क रिएक्शन होती है वो स्ट्रोमा में होती है और ग्रेना में लाइट रिएक्शन होती है। ग्रेना के बाद जो बीच का पोर्शन जो है वो स्ट्रोमा के अंदर बीच में बहुत दोहरी झिल्ली से आबद्ध जो होती है लैमिनेटेड प्लास्टिड्स एक दूसरे के साथ जुड़ी फैली हुई रहती हैं। इन पटलिकाओं में भी पर्णहरित पाया जाता है और कई लवक में पटलिकाएं बहुत सी जगह एकत्रित होकर प्लेट जैसी रचना बना देती हैं। इन प्लेट जैसी रचना को ही ग्रेना कहते हैं। ग्रेना आपस में इंटरग्रेनल लैमेली के द्वारा जुड़ी हुई रहती हैं और इनको हम फ्रेट मेम्ब्रेन या स्ट्रोमा लेमेली भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर जब हमको पता लगता है कि इस लवक की जो आंतरिक कला है वो स्ट्रोमा एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैली रहती है। कभी कभी इसमें ब्लाइंड एंड्स भी होते हैं। ये पट्टिकाएं सदैव पेयर्स में पाई जाती हैं जो सिरों पर जुड़े रहते हैं, इसलिए लंबाई में फैले वेसिकल जैसी दिखाई देती हैं। कुछ जगहों पर पटलिकाएं चपटी हो जाती हैं जिनको हम थाइलोकॉइड्स कहते हैं और कुछ जगहों पर पटलिकाएं कुछ स्थानों पर थाइलोकॉइड्स जो होते हैं वो पाइल्स के सिक्कों के पट्टे पेल्स की तरह दिखाई देती हैं और ये ग्रेना बनाती हैं। ग्रेना प्लेट में प्रत्येक थाइलोकॉइड की बाहरी सीमा में प्रोजेक्शंस 4 to 8 प्रोजेक्शंस भी निकले रहते हैं जिसमें असीमित ग्रेना के संपर्क में बनते जिससे ये असीमित समीपस्थ ग्रेना से संपर्क बनाए रहते हैं। स्ट्रोमा में इससे दूसरी पटलिकाएं के बीच में अंतर संपर्क बनाने के लिए इंटरग्रेनल थाइलोकॉइड्स को फेट्स या स्ट्रोमा लेमेली भी कहते हैं। प्रत्येक ग्रेनम का व्यास 0.2 से 0.6 म्यू भी होता है। ये क्लोरोप्लास्ट में 40 to 60 मतलब एक क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना का नंबर 40 to 60 देखा जाता है। इस प्रकार से हरित लवक में पाए जाने वाले प्रत्येक ग्रेनम में कुछ से लेकर 50 तक प्लेटनुमा
थाइलोकॉइड्स पूर्ण रूप से एक दूसरे पर विन्यासित व्यवस्थित रहते हैं। थाइलोकॉइड अपनी इकाई कला के द्वारा मैट्रिक्स से पृथक रहता है और प्रत्येक पुट्टिका या थाइलोकॉइड में लगभग 10 to 30 एंगस्ट्रॉम का काफी चौड़ा अवकाश ल्यूमन पाया जाता है और इस प्रकार से निकटतम ग्रेना नलिकाओं के लचीले जाली के द्वारा वो इंटरकनेक्टेड रहते हैं, जिसको स्ट्रोमा लेमेली कहते हैं। इस प्रकार से ये हरित लवक का जो है में इस तरीके से रचना पाई जाती है। हरित लवक में लैमेली का इंटरग्रेनल लैमेली एक्वस प्रोटीन तथा लिपिड के एकांतर क्रम से बनता है। ग्रेना में पटलिकाएं थाइलोकॉइड बाइफर्केट होकर द्विशाखित भी हो जाती हैं, जो बिल्कुल एक दूसरे के समीप और विपरीत विन्यासित रहती है। इस तरह से फॉस्फोलिपिड जो होता है बाइफोलियर रचना बनाता है। और पर्णहरित में इस प्रकार से पर्णहरित के अंदर जब हम देखते हैं तो पार्क एंड बिगिंस ने बताया कि ग्रेनम थाइलोकॉइड की जो अंदर की तरह इनर मेम्ब्रेन है, उन मेम्ब्रेन्स पर दानेदार या स्पेरिकल रचना भी पाई जाती है, जो जहां पर प्रकाश संश्लेषण वर्णक विशिष्ट प्रकार के प्रकाश संश्लेषण क्रिस्टल में पाए जाते हैं, क्रिस्टल्स में, जिनको हम क्वांटासोम कहते हैं। और क्वांटासोम जो होते हैं वो 200 एंगस्ट्रॉम तथा मोटाई इनकी 100 एंगस्ट्रॉम होती है। कैल्विन एंड सॉसर के अनुसार 3 to 6 क्वांटासोम इकट्ठे होकर 500 to 100 एंगस्ट्रॉम के कण बनाते हैं। पार्क एंड बिगिंस ने बताया कि क्वांटासोम्स की फर्दर 4 इकाइयां, ये 4 इकाइयों से बना होता है। इनमें इकाइयों में क्वांटासोम कण युक्त कला होगी, कलाएं जिन पर 110 परिमाप के सघन रूप से कण सघन रूप में मिलते हैं, कम या कणहीन खुरदरी वाली भी सतह होती है। इस प्रकार से क्वांटासोम तथा सूक्ष्म कण दोनों ही थाइलोकॉइड की कला के अंदर पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रारंभिक अभिक्रिया का केंद्र फोटोसिंथेटिक यूनिट क्वांटासोम के भीतर ही स्थित होता है। प्रत्येक प्रकाश संश्लेषणीय इकाई में पर्णहरित के सैकड़ों अणु पाए जाते हैं। इस प्रकार से पर्णहरित तथा दूसरे प्रकाश संश्लेषी वर्णक सौर ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और क्वांटासोम के प्रकाशिक रासायनिक अभिक्रिया में मुक्त कर देते हैं। इस प्रकार से क्वांटासोम जो होती है फोटोसिंथेटिक यूनिट के रूप में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। एक क्वांटासोम में पर्णहरित के लगभग 230 मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं और दूसरे वर्णक भी मिलते हैं। इसके जो रिएक्शन सेंटर होता है उसमें क्लोरोफिल ए तथा कैरोटीन वर्णकों के अलावा कुछ आवश्यक रूप से दूसरे कण भी पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये प्रकाश संश्लेषण इकाई के अन्य वर्णकों की अपेक्षा हाई ओरिएंटेशन साइट में पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषी अभिक्रिया की संपूर्ण प्रकाश क्रिया में लगभग में वर्णक सेकंड तथा वर्णक 1 मुख्य होता है। वर्णक सेकंड को एक्सेसरी सिस्टम में कैरोटीनॉइड, फाइकोबिलीन्स, पर्णहरित ए तथा बी प्रकाश ऊर्जा के प्रारंभिक अवशोषक होते हैं। ये अवशोषित ऊर्जा को रिएक्शन सेंटर के मुख्य वर्णक तंत्र को स्थानांतरित कर देते हैं। वर्णक फर्स्ट स्वयं भी प्रकाश का अवशोषण कर सकते हैं। इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट के द्वारा अवशोषित ऊर्जा से अप्रत्यक्ष रूप से सहायक पिगमेंट सिस्टम सेकंड अवशोषित ऊर्जा के स्थानांतरण द्वारा शुरू हो सकते हैं। तो ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट हम पढ़े हैं। और क्लोरोप्लास्ट के जब हम फंक्शंस की बात करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन जो है फर्स्ट होता है हरित लवक प्रकाश संश्लेषण में भाग लेते हैं, फोटोसिंथेसिस में भाग लेते हैं और ये सौर ऊर्जा को रूपांतरित करके स्थितिज ऊर्जा या कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करके रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित करते हैं। इस प्रकार से यही ऊर्जा जीवों की जैविक ऊर्जा का स्रोत होता है। सेकंड है क्लोरोप्लास्ट में एंजाइम्स ऑफ क्रेब्स साइकिल एंड फैटी एसिड सिंथेसिस के भी एंजाइम्स पाए जाते हैं। क्रेब्स साइकिल के और फैटी एसिड सिंथेसिस के एंजाइम भी पाए जाते हैं। थर्ड फंक्शन है पिगमेंट। क्लोरोप्लास्ट में विभिन्न प्रकार के पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो फलों, फूलों और खाद्य संग्रहण के अंगों को वर्ण प्रदान करते हैं। साइटोप्लाज्मिक इस प्रकार से अमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट, प्रोटियोप्लास्ट जैसे भी ल्यूकोप्लास्ट खाद्य संग्रह करते हैं और मंड, तेल और प्रोटीन का संग्रह करते हैं। हरित लवकों की डीएनए की उपस्थिति के कारण ये इसका अपना खुद का सेल्फ स्वायत्त सिस्टम होता है और इसके द्वारा ये कोशिका में रहकर विभाजन में सक्षम होता है। इसका स्वयं का डीएनए और राइबोसोम भी इसमें पाया जाता है। तो तथा कुछ आनुवंशिक संकेतों के आधार पर ये आंशिक रूप से प्रोटीन का संश्लेषण भी करते हैं। इन आधार पर ये क्लोरोप्लास्ट का विभाजन होता है। इसमें लवक फिशन के द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं और क्रोमोसोम विभाजन की तरह इनका भी विभाजन होता है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता है कि क्लोरोप्लास्ट में अतिरिक्त एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस पाया जाता है, इसलिए जीन का पृथक्करण इसमें अपने जीन का पृथक्करण मेंडेलियन नहीं होता
अंधेरे में हरे शैवाल युग्लिना में छोटे रंगीन प्रोप्लास्टिड्स भी पाए जाते हैं। इसमें केंद्रक को पैराबैंगनी किरणों की सूक्ष्म किरणों से विकृत करने के बावजूद इसमें कोशिका द्रव में प्रोप्लास्टिड का हरित लवकों में विकसित हो सकता है। और इस प्रकार से शैवालों तथा उच्च पादपों के अंदर हरित लवकों में डीएनए के अणु भी पाए जाते हैं। और ये रिस और प्लाट के अनुसार शैवाल क्लैमोडोमोनास का हरित लवक में डीएनए अणु पाए जाने की पुष्टि की गई है। इस प्रकार से गिबॉर ने बताया कि हरित लवक में पाए जाने वाला डीएनए क्लोरोप्लास्ट के विभाजन के साथ साथ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस से भी संबंध होता है। राइबोसोम इन क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक में पाए जाने वाले राइबोसोम जो होते हैं वो साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम की अपेक्षा छोटे होते हैं और ये जीवाणु राइबोसोम की तरह 70S प्रकार के होते हैं तथा ये 23S और 16S प्रकार के होते हैं। और प्रोटीन सिंथेसिस, ब्रॉविन और एलेस्टेन ने बताया कि हरित लवक में भी राइबोसोम विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन संश्लेषण तंत्र से जुड़े रहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में mRNA की सहायता से हरित लवक अमीनो एसिड से प्रोटीन संश्लेषण का भी काम करता है। इस प्रकार से ये क्लोरोप्लास्ट जो है वो हमने अभी प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ा। प्लास्टिड्स में क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट का केमिकल कंपोजिशन क्या है, उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसके कौन कौन से फंक्शन हैं। थैंक यू।